नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक फ्लोरोकेमिकल कंपनी से, और ये कंपनी रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल गैसेस में डील करती है। अक्टूबर में इस कंपनी का भाव 400 रुपये था, जो अब लगभग 200 रुपये हो गया है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण ये कंपनी का भाव आधा रह गया है, वो भी 2 महीने में। और इस कंपनी का नाम है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें प्राप्त हुआ है आदित्य प्रभ जी से। पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो देखिए, कंपनी की जो शुरुआत है वो एक दुकान के रूप में हुई जिसको प्रोप्राइटरी फर्म बोलते हैं। तो इस फर्म के जो संस्थापक थे वो शाहजाद रुस्तम जी थे, और 1992 में इस फर्म की स्थापना हुई स्टेलियन एंटरप्राइजेस के नाम से। अब 2002 में इन्होंने यानी शाहजाद रुस्तम जी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी स्थापना की, उसका नाम रखा स्टेलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2023 में इन्होंने इस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसको कन्वर्ट कर दिया पब्लिक लिमिटेड में। और इसी समय उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल फर्म थी, जो प्रोप्राइटरी फर्म थी, वो भी उन्होंने एक्वायर कर ली। यानी जो मर्जर है स्टेलियन एंटरप्राइजेस का, वो हो गया स्टेलियन इंडिया लिमिटेड में। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट फर्म है या प्रेजेंट कंपनी है वो उसकी स्थापना हुई स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स की। जनवरी 2025 में इस कंपनी का आईपीओ आया, और जो आईपीओ प्राइस था वो लगभग 90 रुपये था। और अब का भाव अगर मैं देखूं 200 रुपये का, तो आप ये समझ लीजिए कि लेस देन 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ जिसको आईपीओ में अलॉट हुआ था उसको 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। लेकिन आपको एक बात इस चीज़ में और समझनी है कि इस कंपनी का अगर आप इस ड्यूरेशन में जनवरी से लेके अब तक का अगर आप लो और हाई देखें, तो वो लो जो है इसका 60 रुपये था, और जो हाई प्राइस है वो लगभग 425 था। तो ऐसा क्या कारण है कि अक्टूबर में इसका भाव लगभग 400-425 रुपये था, और दिसंबर में 2 महीने में ये जो शेयर है वो आधा हो गया या आधे से भी कम हो गया है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये एग्जैक्टली इस कंपनी में इश्यूज़ क्या हैं, अगर कोई इशू है तो, और क्या इस भाव में ये एवरेज करने लायक या निवेश करने लायक है, या इसमें से शेयर को बेच के निकल जाना चाहिए। तो सलाह तो मैं आपको कोई दूंगा नहीं, लेकिन अगर आप बिजनेस मॉडल इस कंपनी का समझेंगे तो आप आसानी से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिर आपको कंपनी में क्या करना है। बिज़नेस के बारे में जानते हैं तो कंपनी जो है ना, जैसे मैंने बताया, कंपनी रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस में डील करती है। अब ये क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक केमिकल होता है, गैसेस होती हैं, वो कहलाती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे ये अर्ली रेफ्रिजरेंट थे, यानी पहले, यानी कुछ समय 10, 15, 20 साल पहले ये बड़े पॉपुलर थे इंडस्ट्री में। रेफ्रिजरेशन, ठंडक पैदा करने के काम आते थे। लेकिन ये जो है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते थे, और इस कारण से इनको फेज़ आउट कर दिया गया। फेज़ आउट का मतलब ये कि अब ये जो है ना, ये विश्व में कहीं भी प्रचलन में नहीं है। इसके बाद जो नया जो केमिकल आया ठंडक करने के लिए, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या HFC आया है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना, वो ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम है कि वो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो पैदा करते हैं। तो एक जो मानव जाति के लिए या अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए ये खतरा है। तो ये भी धीरे धीरे फेज आउट करने का प्रयास इनको किया जा रहा है। जो तीसरी स्टेज में रेफ्रिजरेंट आए वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन में ना तो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और ना ही ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनका यूज़ लिमिटेड है, क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लेमेबल है। यानी फटाफट इनमें आग, जरा सा लीकेज हुआ और इनमें आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है। तो आसानी से इनको डील करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी जो है पॉपुलर नहीं है ज़्यादा। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेंट्स अब आ रहे हैं, वो हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स हैं, जो ना तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, ना वो ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं करते हैं, और साथ ही साथ वो इन्फ्लेमेबल या ज्वलनशील भी नहीं है, तो आसानी से हैंडल भी किए जा सकते हैं। ये बात रही रेफ्रिजरेंट की। तो ये जो कंपनी है यानी स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स जो है, ये बेसिकली HFC, HC और हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स में,
ओ में काम करती है। यानी ये कंपनी जो ओरिजिनल जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले, तो उनमें डील नहीं करती है, बाकी 3 कैटेगरी में ये डील करती है, जिसमें से एक कैटेगरी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको भी धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे इनके सेगमेंट की, जहां ये इंडस्ट्रियल गैसेस या नॉन रेफ्रिजरेंट गैसेस से डील करते हैं। यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में ऐसी होती है जहां पर आपको गैसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आप एक एग्जांपल है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में है, तो मरीज़ को जो है कई बार सांस की तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाता, तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन देते हैं। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी काम आती है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, वो भी इंडस्ट्री कई बहुत सारे उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ जो आर्गन है और हीलियम है, ये 2 इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो ऐसी गैसेस होती हैं वो को भी आपस में रिएक्ट नहीं करती, ना तो एनवायरनमेंट से करती है ना किसी अन्य चीज़ से करती हैं। तो बड़ी ही जहाँ पर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता होती है या ऐसे एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है जहाँ पर बिल्कुल 2 चीज़ें बिल्कुल अलग अलग रहे, तो वहाँ पर ये हीलियम और आर्गन जैसे गैसेस का इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। अब ये 2 बातें तो ठीक हो गई, ये डील करती हैं, रेफ्रिजरेंट में ये कंपनी डील करती है और जो इंडस्ट्रियल गैसेस है उसमें डील करती है। बट एग्जैक्टली करती क्या है भाई, बनाती है, तो रॉ मटेरियल क्या है? तो देखिए ये बनाती कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो है ये इंपोर्ट करती है गैसेस को, और गैसेस को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर डी बल्किंग करती है, ब्लेंडिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है। अब ये डी बल्किंग क्या हुआ? डी बल्किंग का मतलब ये हुआ बड़ी क्वांटिटी में जब बल्क में जब आप लाएं तो उसको आप अनलोड करवाना। तो अनलोड आपने किया तो आपके पास कोई फैसिलिटी स्टोरेज ही होनी चाहिए, और उसके बाद उसको जो है ब्लेंड करना। ब्लेंड का मतलब ये कि अलग अलग तरह की गैसेस को आप मिक्स करके एक इस प्रकार की गैस बनाएं कि वो एक सर्टेन एप्लीकेशन में काम आए। अब ये इस चीज़ का क्या मतलब, देखिए जो भी इंडस्ट्री में गैसेस काम आती हैं तो वो एक टिपिकल तरह की गैसेस होती हैं, और गैसेस का वो जनरली मिक्स होता है। मोर देन 1, 2, 3 गैसेस जो होती है ना, वो मिक्स करके एक सर्टेन तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है किया जाता है, ताकि जो वो पर्टिकुलर जहाँ पर उस गैस का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो एनवायरनमेंट प्रॉपर रहे। उस तरह के एनवायरनमेंट में ही वो पर्टिकुलर प्रोसेस हो सकती है। तो इसलिए ये डीबल्किंग करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की गैसेस लाते हैं। गैसेस लाने के बाद उसको मिक्स करते हैं, तो उसको बोलेंगे ब्लेंडिंग। और उसके बाद प्रोसेस करके, अब ये प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोसेस करके उसको सिलेंडर में, कैन में भर देते हैं, और कैन को भर के फिर जहाँ पर एप्लीकेशन होता है वहाँ ये भेज देते हैं। अब इसका वो एक बहुत कॉमन सेंस एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी आप नमकीन लेने जाते हैं तो आप कहीं भी कहते हैं भाई मेरे को पाव भर नमकीन दे दे, उसमें थोड़ी सी ये डाल दे, थोड़ी सी ये डाल दे, थोड़ी सी मूंगफली डाल दे, थोड़े से चने डाल दे। ये सारी चीज़ करके आप अपनी टेस्ट के अनुसार जो है ना आप वो ब्लेंड बनवाते हैं। तो एक्चुअली वो ब्लेंडिंग है कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको एक पर्टिकुलर तरह की गैस की आवश्यकता होती है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलता। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, भाई ऐसी क्या खास बात है, इस कंपनी में गैसेस को इंपोर्ट करती है, उनको मिक्स करती है और मिक्स करके वो ब्लेंड भेज देती है, तो कोई भी कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जितनी भी गैसेस होती है ना, ये दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, उनका हैंडलिंग बड़ा डिफिकल्ट होता है और बहुत टेक्निकल काम है ये। पहली चीज़ तो ये कि ये जो गैसेस होती हैं ये बहुत हाई प्रेशर पे गैसेस होती हैं, जनरली लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो ये जो गैसेस जो लिक्विड के फॉर्म में होती है उनकी हैंडलिंग एक स्पेशल टाइप की हैंडलिंग होती है। हर तरह का व्यक्ति या हर तरह की कंपनी उनको हैंडल नहीं कर सकती। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। इन्फ्लेमेबल का मतलब ज़रा सी लीक हुई और उनमें आग लगने का, एक्सप्लोजन का जो खतरा रहता है, तो पूरा का पूरा आप ये समझ लीजिए प्लांट में आग लग सकती है या जान माल की हानि हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये, अगर गलती से भी इनकी हैंडलिंग के समय ये लीक हो जाए, यानी डीबल्किंग के समय आप उनको गैसेस को उतार रहे हैं और उतार के आप अपनी फैसिलिटी में स्टोर कर रहे हैं, अगर ज़रा सी भी गैस लीक हो जाए तो आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी जो है ना दुर्घटना हो सकती है। पूरे आसपास के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्लेंडिंग होती है वो ब्लेंडिंग हर किसी के बस का रोग नहीं है। उसका कारण ये है कि आपको एग्जैक्ट प्रेसाइज कि भाई 3:1 का रेशो चाहिए अगर 2 गैसेस का, तो 3:1 का चाहिए,
3.1:1 का भी नहीं चाहिए। यानी अगर 3 मात्रा एक गैस की और 1 मात्रा दूसरे गैस की, तो उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा कर दिया, यानी कोई ब्लेंडिंग में गलती हो गई, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल मशीन है या जो कंप्रेसर में जिसमें ये गैस चलती है, उसको भारी नुकसान हो सकता है, और वो जो है ना कंप्रेसर कंप्लीटली या इंडस्ट्रियल मशीन जिसमें ये चल रहे हैं रेफ्रिजरेंट, वो ख़राब हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो मिक्सिंग जो है ना, ये अपने आप में प्रॉब्लम है। एक गैस एक पर्टिकुलर प्रेशर पर लिक्विड होती है और दूसरी जो गैस होती है वो गैस के फॉर्म में होती है। अब उनको आपस में मिलाया कैसे जाए, क्या ऐसी टेक्निक ली जाए जिससे वो दोनों जो गैसेस है ना, वो गैस की फॉर्म में और आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो सके। तो एक प्रॉब्लम ये। दूसरी बात ये कि कई गैसेस होती हैं वो मिक्स होती ही नहीं है। जैसे दो आपको चाहिए उन दो गैसेस का एनवायरनमेंट, और वो 2 या 3 गैसेस आपस में मिक्स होती नहीं है। एक लेयर यूं, एक लेयर नीचे रहती है, एक लेयर उससे नीचे रहती है। अगर वो मिक्सिंग नहीं है तो वो मिक्सिंग कैसे करेंगे? तो ये जितनी भी टेक्निकल बातें हैं ना, एक्चुअली इस कंपनी का जितना भी वैल्यू एडिशन है, यानी कंपनी की जो एक्सपर्टाइज है, जहाँ से ये पैसा कमाती है, जिस कारण से ये पैसा कमाती है, वो ये डीबल्किंग और ब्लेंडिंग ही है। वरना हर आदमी ये काम कर ले। खैर, ये बात रही आपकी कि ये एक्चुअली कहाँ से, क्या इनकी एक्सपर्टाइज है और कहाँ से ये कंपनी जो है अपना वैल्यू ऐड करती है। अब जैसे मैंने बताया, ये अपना माल खुद नहीं बनाती हैं, अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के इनके प्लान है। यानी ये जो गैसेस है ना, ये खुद इनके बनाने का प्लान है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, ये जो है गैसेस इंपोर्ट करती है। और कहाँ से इंपोर्ट करती हैं? मेनली चाइना से इंपोर्ट करती है। और जैसे कि शायद आपको मालूम ही होगा कि 80 to 85% कैपेसिटी चाइना वर्ल्ड की जो फ्लोरोकेमिकल्स में है वो चाइना के पास है। तो ज़्यादातर माल इनका चाइना से आता है। इसके अलावा जापान से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से और यूएस से, वहाँ से भी ये अपना गैसेस का इंपोर्ट करते हैं। और इस प्रकार से 40 से ज़्यादा गैसेस की या तो ब्लेंडिंग करते हैं, मतलब ब्लेंडेड जो इनका सॉल्यूशन है, तो या तो ओरिजिनल गैस वो या उनके ब्लेंड, तो इस तरह के 40 से ज़्यादा इनके आइटम या प्रोडक्ट्स हैं। 15 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करते हैं और 200 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। और अब बात करते हैं इनके यूजेस की, यानी ये जो रेफ्रिजरेंट है और जो इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, इनके यूजेस कहाँ हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनका, जैसे आप जानते हैं, वो एसी में इस्तेमाल होते हैं, वो फ्रिज में इस्तेमाल होते हैं, वो डीप फ्रीज़र वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल के एसी में इस्तेमाल होते हैं, हीट पंप की हीटिंग के रिक्वायरमेंट के काम आते हैं। और इस तरीके से काफ़ी वेरीड इनके, ठंडक जहाँ पैदा करनी हो या आपको ठंडक की जगह गर्मी अगर पैदा करनी हो, तो वो दोनों साइड से जो होता है ना, जो गर्मी पैदा करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी इन्हीं के थ्रू होता है, उसको हीट पंप बोलते हैं। तो जहाँ पर गर्मी पैदा करनी हो या जहाँ ठंडक पैदा करनी हो, जो दोनों तरह के केसेस में ये रेफ्रिजरेंट काम आते हैं। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल गैसेस का सेगमेंट है। अभी इंडस्ट्रियल गैसेस कहाँ काम आते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग बुझाने का संयंत्र है, तो उस तरह के ये गैसेस बनाते हैं। दूसरा, ये ब्लोइंग एजेंट बनाते हैं। जो पॉलीयूरेथीन फोम जो होता है, जो गद्दों के अंदर भरा जाता है, तो वो जो मुलायम आपको रुई जैसी चीज़, अगर आप कभी फटे हुए गद्दे देखें तो मुलायम सा कोई फोम दिखाई देता है, वो बेसिकली इन गैसेस के थ्रू फूंक मार के, ब्लोइंग के थ्रू उनको इस तरीके के झागदार बनाया जाता है। और जो सेटल होने के बाद वो आपको फोम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक अन्य इस्तेमाल इन इंडस्ट्रियल गैसेस का इंसुलेशन प्रोवाइड करने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन क्या चीज़ हुई कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का मतलब ये कि दो जो चीज़ें अगर आपस में टच हो जाएं, जिनमें करंट फ्लो हो रही है, तो शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि एक गैस जो होती है, इनर्ट गैस जो होती है, वो बीच में डाल दी जाती है और वो इंसुलेशन का काम करती है, जिससे स्पार्क जनरेट नहीं होता या शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल गैसेस का एक यूज़ होता है फार्मा प्रोपेलेंट में। अब ये फार्मा प्रोपेलेंट क्या हुआ था, तो आपने जो अस्थमा के मरीज़ हैं कभी उनको इन्हेलर लेते देखा हो, तो एक स्प्रे टाइप चीज़ होती है। तो वो जो स्प्रे होता है उसको ऊपर से दबाया जाता है और वो मुंह में रखा जाता है, इन्हेलर। तो जो दवाई का कंटेंट है वो उस गैस के साथ ही, जो गैस होती है उसके साथ फोर्स से वो बाहर निकलता है और लंग्स में जाता है। तो यहाँ पर इन इंडस्ट्रियल गैसेस का काम आता है। इसके अलावा जो आप डीओ इस्तेमाल करते हैं, जो रूम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, रूम फ्रेशनर, या गाड़ी में जो आप एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल गैसेस का इस्तेमाल होता है। ये तो रही बात इनकी गैसेस की। इसके अलावा ये आफ्टर मार्केट में भी
ये प्रेजेंस है इनकी इस कंपनी की। तो आफ्टर मार्केट क्या होता है? आफ्टर मार्केट का मतलब आपने एक बार माल बेच दिया, जैसे एसी हो गया, एसी आपने बेच दिया, वो ख़राब हो गया कि साहब इसमें तो ये पार्ट कम है, इसमें तो गैस भरी जाएगी, अभी इसकी ये चीज़ नहीं है, इसमें ये पार्ट ख़राब हो गया। तो वो जो पार्ट्स हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स, और वो पार्ट्स के साथ साथ उनमें जो गैस भरने का सामान है ना, उसके जो पंप वगैरह हैं वो भी एक्चुअली ये प्रोवाइड करते हैं, यानी ये बनाते हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर इनका नेटवर्क है, तो वहाँ के थ्रू ये आफ्टर मार्केट में भी प्रेजेंट हैं ये। और आफ्टर मार्केट जो है उसमें इनका इस कंपनी का यानी स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का 80% मार्केट शेयर है, 80%। अब इनके प्लांट की बात करें तो इनके जो प्लांट है ना वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 2 प्लांट इनके महाराष्ट्र में है, एक प्लांट राजस्थान में, और एक जो इनका प्लांट है वो हरियाणा में है। तो अपने ग्राहकों के पास जहाँ इनका जो कैचमेंट एरिया, जहाँ इनके ग्राहक जो ज़्यादा रहते हैं, तो उनके आसपास इन्होंने इनके ये जो प्लांट्स हैं। इनके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो महाराष्ट्र में एक यूनिट लगा रहे हैं ये 1200 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी वाला, जहाँ ये लिक्विड हाइड्रोजन का जो है वो डीबल्किंग और ब्लेंडिंग करेंगे। और ये जो इनर्ट गैस है हीलियम, ये काम आती है बेसिकली सेमीकंडक्टर में और इसी तरह की अन्य स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में, जैसे सोलर पैनल्स हुआ या इलेक्ट्रॉनिक जो ईएमएस जो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वहाँ पर काम आती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये वैसे तो इनके 4 प्लांट हैं जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, लेकिन साउथ में इनकी प्रेजेंस जो है वो थोड़ी वीक है। तो साउथ में अपना फुटप्रिंट ये इम्प्रूव करने के लिए ये 7200 मीट्रिक टन पर एनम का एक प्लांट लगा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की डीबल्किंग और ब्लेंडिंग का, तो वो काम वहाँ पर करेंगे। इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, 20-25 साल से कंपनी काम कर रही है और लगभग 10% इनका मार्केट शेयर है। दूसरी चीज़ ये कि रेवेन्यू इनका डाइवर्सिफाइड है, रेफ्रिजरेंट्स में भी है, इंडस्ट्रियल गैसेस में भी है, इसके अलावा आफ्टर मार्केट सेल्स में भी इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तीसरी चीज़ ये हाई एंट्री बैरियर्स है। हाई एंट्री बैरियर्स इसलिए क्योंकि ये सारा काम टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा इसमें लाइसेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े सख्त हैं। चौथी स्ट्रेंथ ये कि जो अपने एक्सपेंशन के लिए जो हाई ग्रोथ एरिया है ना, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या ईएमएस हुआ और सोलर सेल हुआ, तो उस तरह की इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशलाइज्ड गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है उस क्षेत्र में ये कदम रख रहे हैं। कंपनी की अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि लार्ज एस्टेब्लिश प्लेयर्स इस मार्केट में हैं और इनका मार्केट शेयर हालांकि 10% ही है, लेकिन इनसे काफ़ी बड़े जो प्लेयर्स हैं ना वो इनको इंटेंस कंपटीशन देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इनके मार्जिन्स और जो कॉस्ट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इंपोर्ट प्राइसेस क्या है, और चूंकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इसलिए हर बार ये अपने प्राइसेस जो है ना वो अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, तो बहुत बार इनको अपने जो कॉस्ट जो इंक्रीज़ है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता ताकि ग्राहक खुश रहे, ग्राहक मेंटेन रहे, तो उससे इनके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है। तीसरी चीज़ ये कि रेगुलेटरी रिस्क है। भाई ये जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हैं, इन्फ्लेमेबल हैं, हाई प्रेशर वाले काम है, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इनको फॉलो करने पड़ते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया कोई रेफ्रिजरेंट का ये निकले जो ऑलरेडी ये डील कर रहे हैं कि भाई ये जो रेफ्रिजरेंट है ना ये तो गवर्नमेंट बैन कर रही है और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जो उस रेफ्रिजरेंट की सेल होती हो, तो इनको नए नए प्रोडक्ट जो है ना, जैसे वर्ल्ड में नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से नए प्रोडक्ट जो है ना इनको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। लेकिन ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड सारी इंडस्ट्री की जो रेफ्रिजरेशन में डील करते हैं, जितनी रेफ्रिजरेंट गैसेस में जो कंपनीज डील करती हैं उन सबकी प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि भाई ये कंपनी में ऐसा क्यों हुआ कि ये आधा रह गया। देखिए हम पहले भी ये कई बार कह चुके हैं कि आप कृपया हाइप में कभी भी नहीं जाएं। इस कंपनी में हाइप ये थी कि ये जो कंपनी है सेमीकंडक्टर में आएगी, ये प्लांट लगाएगी और सेमीकंडक्टर में ऐसा होगा और वैसा होगा और वैसा होगा। तो देखिए बात ये, आप अगर इन्वेस्टर है ना तो आपको हमेशा सस्ता खरीदना है, महंगा नहीं खरीदना, जब हाइप हो तब नहीं खरीदना। और ये हाइप का शिकार हुई है। और अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखें तो बिल्कुल क्लियरली ये बात है कि इसमें से FII भी निकल गया है,
और DII भी निकल गया। DII के पास तो लगभग जो उनकी होल्डिंग है वो ज़ीरो हो गई है, सारा माल जो है ना वो रिटेलर को टिका दिया है। और ऐसा हमेशा होगा अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को नहीं समझेंगे, अगर आप केवल प्राइस को देख के टीवी पे जो खबर चल रही है, अखबार में जो खबर चल रही है उसको देख के करेंगे, अगर आप बिजनेस मॉडल को नहीं अध्ययन करेंगे तो यही होने वाला है। और आप किसी भी शेयर के प्राइस देख लीजिए जो IPO में आया अभी रिसेंट 2 या 3 सालों में, जब से बुल मार्केट शुरू हुआ है, आपका एक ही पैटर्न मिलेगा। एक बार जब IPO आता है उसका कुछ भी भाव होता जाता है और 6-8 महीने बाद वो एक पीक बनाता है, हो सकता है पहले भी बना ले, और उसके बाद वो काफ़ी समय तक ये नीचे गिरा रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने हाइप में ख़रीद लिया तो ये क्या बेच के निकल जाना चाहिए? देखिए, ये सलाह तो मैं आपको दूंगा नहीं कि आपको करना क्या है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि अगर आपने हाई प्राइस पे लिया है तो हो सकता है आपको 3-4-5 साल का समय लग जाए उसको प्राइस को रिकवर करने में, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। तो क्या इस शेयर को इस भाव पे खरीद लेना चाहिए? खरीदने बेचने की तो देखिए मैं राय आपको देता नहीं हूँ, बस मैं आपको एक बात ये कहता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जब FII DII जो है अपना माल बेचकर निकल जाते हैं तो बहुत जल्दी उस शेयर की रिकवरी नहीं होती है। ये मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। और मार्केट कैप की बात करूँ तो 1560 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी ज़ीरो है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। ROE जो है वो 15% है, वो एवरेज ROE है, लेकिन P अभी भी आधा होने के बाद भी P जो है इसका 35 का है, यानी कि उस समय इसका पीक पे 2 महीने पहले इसका लगभग 70 के आसपास P होना चाहिए। 70 के आसपास अगर P होता है तो आप ये समझ लीजिए वो ओवर वैल्यूड है, वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड शेयर है, और ये शेयर भी वो उसी चक्कर में ये पिटा है। तो पिछले 12 महीने उनकी सेल 62% बढ़ी है और जो प्रॉफिट है 109% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 68% है, FII के पास 1% है, 1%, DII के पास कुछ नहीं है, और पब्लिक के पास रेस्ट 31% है। वीडियो को समराइज़ करें तो कह सकते हैं कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर आप हाइप में लेके फंसे हुए हैं तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय है नहीं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।